सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के बच्चों को अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में बेसिकली कौन से डायग्राम्स ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी में हैं। आप पढ़ते हो तो वो डायग्राम्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और उनकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में वो डायग्राम्स आए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाए कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं एनसीईआरटी के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स माने जाते हैं, ठीक है। तो वो बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो ऐसे कौन से डायग्राम्स हैं और कौन से आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से उसमें अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। उस चीज के लिए कुछ डायग्राम्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, ठीक है। अगर बात करें तो बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको डायग्राम पूरा बनाना है या फिर कोई एक हाफ ड्रॉन डायग्राम दे देंगे और उसको लेबल करने के लिए बोल देंगे आपको, ठीक है। ये चांसेस होते हैं। तो वही आपको प्रैक्टिस जब होगी डायग्राम्स की तभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनके डायग्राम्स मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में, ठीक है, जो कि आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपको आते हैं नहीं आते हैं। आप उनको एक बार ड्रॉ करके चेक कर लो या फिर आप उनको एक बार ना सिर्फ ब्रीफली पढ़ के भी चले जाओगे ना तो डायग्राम इतना खुद को होना चाहिए कि वो डायग्राम में ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। एक रफ आइडिया दिमाग में लगा लेना उन डायग्राम्स का। तो कौन से डायग्राम्स है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। या तो हाफ ड्रॉन आ सकता है कि उसको लेबल करो, उसके पार्ट्स लेबल करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। कि एक और प्रोबेबिलिटी है कि पार्ट्स लेबल करने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि जब डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाती है कि पार्ट्स लेबल करने के लिए आ जाए आपको, कि आप उसमें पार्ट्स को लेबल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है कि पूरा डायग्राम आपको बनाने के लिए बोल दे कि वेल लेबल डायग्राम बताओ उसका। आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो क्योंकि दे आर डायग्राम रिलेटेड पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स, जनरल टिप्स है जो कि वेल लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो ना, इन डायग्राम्स के लिए प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो। बायोलॉजी एनसीईआरटी खुद के पास होगी तो वहां पर टिक कर लो कि ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी है बायोलॉजी के एग्जाम में आने की। तो पहला डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस किसके अंदर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है, ठीक है। फिर साथ में बाहर जो यहाँ पे ग्लांस पीनिस प्रेजेंट, ग्लांस पीनिस के बाहर क्या होती है, फोरस्किन होती है। खुद ने सुना होगा कि फोरस्किन, बेसिकली आपने सुना होगा कि फोरस्किन जो होती है दैट इज मोर प्रोन टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। मेल्स के केसेस में वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक पैसेज है दैट इज यूरेथ्रा, पता है ना, मेल्स में यूरेथ्रा और ग्लैंस पीनिस का पैसेज एक ही होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रखना है। देन यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट है, दैट इज द एक्सेसरी ग्लैंड, खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है ऊपर। नेक्स्ट यू हैव यूरेटर्स, यूरेटर है। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को कैरी करने के लिए होते हैं, किडनीज में से आ रहे होते हैं टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होंगे। वास डेफरेंस प्रेजेंट है देन, है ना। अगर वासेक्टोमी की किसी की सर्जरी होती है तो हम क्या करते हैं, वास डेफरेंस को कट कर देते हैं, इधर से स्टिचेस लगा दिए जाते हैं उसमें, है ना। तो वही ये बता रहे हैं यहाँ पे। देन एपिडिडाइमिस है यहाँ पे, वासा इफ्रेंशिया, अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, दे आर वासा इफ्रेंशिया। देन उसके भी अंदर क्या है, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस जो है वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल अंदर के जो पार्ट्स है टेस्टिस के अंदर, जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है वहां पे,
ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? ये 2500 समथिंग कुछ होते हैं, ठीक है। ये एक बार खुद आप इसका आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। जब पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। जो भी टेस्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है, टेस्टिस को ही बोलते हैं टेस्टिकल्स, ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं, तो उनको बेसिकली क्या करते हैं, डिवीजन में रख देते हैं। तो उनकी जो डिवीजन होती है दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा। अगर बात करें हम लीवर के केस में, हिपेटोसाइट्स होते हैं, हिपेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो पूरा बना होता है, तो दे आर द पार्ट्स। तो एक बार आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना कि इस डायग्राम्स के क्या क्या पार्ट्स हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो है वो जब चैनल पे आएगी तो उसमें मैं इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को। तब तक आप क्या करो, इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है, 5 मार्क्स में ही आ सकता है। ये खुद को पता होना चाहिए कि जो डायग्राम्स का क्वेश्चन है ना वो 5 मार्क्स का हमेशा आता है। तो ये जनरल पॉइंट है, इसे मार्क कर सकते हो कि हमेशा डायग्राम से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपने डायग्राम्स कर लिए तो 5 मार्क्स आपके वहां पे पक्के हैं, क्योंकि जो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है वो तुमसे थ्योरी नहीं मांगता। उसका ये नहीं होता कि तुम कहानी लिख दो तुम्हें मार्क्स मिल गए, नहीं, उसने डायग्राम पूछा है तो अपना डायग्राम बनाना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ मत देना, 1-2 लाइन से स्टार्ट कर दो फिर डायग्राम बना दो। दिस डायग्राम इज एज फॉलोज लिख दो, कुछ भी लिख दो, पहले ऊपर कुछ हेडलाइन लिख देना फिर डायग्राम लिख देना, क्योंकि रो डायग्राम होता है ना, तो और लेबल अच्छे से कर लेना उसको, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छी ड्राइंग नहीं भी है तो कोशिश करो कि उसको नीट एंड क्लीन, लेबलिंग एटलीस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। तुम्हारी लेबलिंग भी अच्छी है ना, टीचर लेबलिंग के मार्क्स देखता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे डायग्राम्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट आ गया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर बात करें तो फीमेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे, 2 ओवरी है, 1 पेयर ऑफ ओवरी, सर्विक्स प्रेजेंट है, सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, बर्थ कैनाल बनाता है जो कि, देन वेजाइना प्रेजेंट है। अगर बात करें यहीं पे पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये पूरा मिला के बर्थ कैनाल बनाता है, जिसके थ्रू जब डिलीवरी होती है तो बेबी का जो एक्सपल्शन होता है वो इस पैसेज की वजह से होता है, इस पैसेज के थ्रू होता है। देन फिम्ब्रे प्रेजेंट है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है, ये सारे पार्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए। यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस बेसिकली किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। अगर बात करें तो यूट्रस एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक फंडस प्रेजेंट है, कॉनिकल शेप है उसकी, देखा जाए तो एक कॉनिकल शेप प्रेजेंट है, देखो ऊपर से फंडस है, यहाँ पे उसका पूरा नेक वाला रीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। देन अगर बात करें तो यूट्रस की लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, है ना। अगर यूट्रस की लेयर्स की बात करें तो सारी लेयर्स हैं, सबसे अंदर उसके एंडोमेट्रियम होती है। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम ही ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, इसीलिए क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि वहां की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम के साथ क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, तो यूट्रस के अंदर भी तो मसल्स है। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, पेन होता है, ठीक है, अनबेरेबल पेन होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यूटेराइन कैविटी, अंदर यूटेराइन कैविटी जो प्रेजेंट है उसी के अंदर तो जो बेबी है वो 9 मंथ्स कैरिंग होता है वुम्ब के अंदर, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है 5 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, 5 मार्क्स में जरूर आएगा। लेबल करने के लिए भी आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई क्वेश्चन तुमको दे देंगे, ठीक है, यही डायग्राम के फिर ABCD में तुमसे पूछ लेंगे कि ये पार्ट क्या है, वो पार्ट क्या है, इस पार्ट का फंक्शन क्या है। जैसे ये क्वेश्चन दे सकता है कि एंडोमेट्रियम का क्या यहाँ पे फेट है, एंडोमेट्रियम में क्या क्या प्रेजेंट है और उसका फेट बताओ, कहाँ पे वो यूजफुल है, तो वो वहां पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड बेसिकली क्या है, यहाँ पे जहां से मिल्क सिक्रीट हो रहा है और ये लैक्टेशन के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो पैक्टोरेलिस मेजर मसल है, पैक्टोरेलिस मेजर हमारे चेस्ट की मसल है एक, ठीक है, तो आगे प्रेजेंट होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट। अगर बात करें तो ये हमारा पैक्टोरल रीजन जो प्रेजेंट है वहां पे ये प्रेजेंट है फीमेल्स के केस में, तो पैक्टोरेलिस मसल यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेजर है। देन ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये उतना, तुम्हें मेजर स्ट्रक्चर, फिर मसल्स हैं यहाँ पे रिब,
ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजरली ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि फैट प्रेजेंट है, फिर मेमोरी लोब, एल्वियोलस, डक्ट प्रेजेंट है, ये पूरा हिरार्की चलती है। अगर आपने मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है तो पूरा लिखा होता है उसमें, डक्ट, ट्यूब्यूल्स, फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स, तो वो प्रेजेंट होते हैं। देन एम्पुला प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस डक्ट्स मिल्क सिक्रीट करते हैं, बाहर निपल होता है, देन साथ में एरियोला प्रेजेंट होता है। फिर बात क्या आ रही है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एडिपोज टिश्यू भी होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, साथ में एरियोला भी होता है, दोनों टिश्यूज प्रेजेंट है, एरियोला टिश्यूज भी प्रेजेंट है और एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट है, तो फैट भी प्रेजेंट है, साथ में थोड़ी सी एयर भी है, ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और लैक्टिफेरस डक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम के चांसेस है मेमोरी ग्लैंड का कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है, चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज योर डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। जब मेल गैमेटोजेनेसिस की बात होती है तो पहले तुम्हें, चलो ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम आने के चांसेस हैं, लेकिन बात क्या होती है कि गैमीट का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गैमीट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इतना तो नहीं है वैसे, देख लो एक बार, टेल है, टेल प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए देखा होगा कि जो स्पर्म्स होते हैं ना वो हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, मोबाइल, दे आर हाइपर मोबाइल, कितनी जल्दी जल्दी मोबाइल मोबिलिटी करते हैं, अगर किसी एनिमेशन में देखा हो तो इनमें क्या होता है कि एनर्जी सोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्विम कर सकते हैं, इनको किसी भी फ्लूइड के अंदर स्विम करना रहता है, तो इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मिडल पीस, ये स्ट्रक्चर को मिडल पीस कह रहे हैं। फिर इसका नेक है, साथ में एक्रोजोम होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसको जोना पेल्यूसिडा को क्या करना पड़ता है, पियर्स करके अंदर फर्टिलाइजेशन करनी है उसकी, तो बेसिकली इसमें एंजाइम्स होते हैं कि जोना पेल्यूसिडा की लेयर को वो तोड़ सके, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन बाहर ऑब्वियसली किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट है। देन न्यूक्लियस, और ये पूरा इसका क्या है, हेड है, तो ये तुमको आना चाहिए कि ये ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें मेन स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम, मे भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछ ले ऐसे कि एक्रोजोम का फंक्शन बताओ, तो एक्रोजोम के फंक्शन में तुम्हें लिखना है ये चीज कि हाँ भाई उसमें एंजाइम्स होते हैं कुछ जो कि उसको पियर्स करने में हेल्प करते हैं, जब वो एग के साथ फ्यूजन कर रहे हैं तो जोना पेल्यूसिडा को पहले उसे पियर्स करना पड़ेगा, तभी वो अंदर जाएगा और जाके सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर, ये है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। यंग एंथर, एंथर का पार्ट तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन किसमें, फ्लावर्स में, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंथर के केस में तो क्या कह रहे हैं पहले कि इसके बाहर एपिडर्मिस है, ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है, ठीक है, टीएस है उसका बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन, उसको मैंने ऐसे कट किया है और फिर मैं इस पोर्शन में तुम्हें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि मान लो किसी को कट किया मैंने प्लांट को और उसका मैं तुम्हें ये पोर्शन, मान लो ये प्लांट है, दिस इज योर प्लांट, मैंने उसको यहाँ से कट किया और मैं तुम्हें ये पोर्शन दिखा रही हूँ और ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे सेल दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि एपिडर्मिस है, फिर एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर्स, देन उसके अंदर क्या है, टेपेटम। टेपेटम क्या करती है, उसका फंक्शन पता होना चाहिए, क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी टू द पोलन ग्रेन या फिर डेवलपिंग मेल गैमीट, मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज योर एमएमसी, इन्हीं में मियोसिस माइटोसिस चलती है, तो ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मियोसिस चलती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, और 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी ट्रांसफर सेक्शन कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, देन योर मिडिल लेयर्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर है, ओके, मिडल लेयर्स ये रही, देन स्पोरोजिनस टिश्यू बिल्कुल अंदर, ये रहा स्पोरोजिनस टिश्यू, इसी के अंदर एमएमसी हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ये टेपेटम है, तो सबसे ज्यादा क्लोज में कौन है, सबसे ज्यादा क्लोज में कौन आ गया, स्पोरोजिनस टिश्यू के, दैट इज टेपेटम। इसीलिए जब डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, जब एमएमसी डिवाइड कर रही है और पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो टेपेटम उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वो पीछे वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट था, तुम्हें लेयर्स पता होनी चाहिए कि अगर एंथर है, यंग एंथर इसीलिए लिया, फ्रेश होता है, ठीक है, न्यू होता है, फिर उसमें पोलन ग्रेन की प्रोसेस, बेसिकली पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की प्रोसेस नई स्टार्ट होती है, तो समझना इजी है, ठीक है। तो उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देन आता है एनाट्रोपस ओव्यूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधे लोगों को यही नहीं पता होता एनाट्रोपस ओव्यूल होता क्या है।
बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल की, तो ओव्यूल हर प्लांट में अलग अलग तरीके से इम्बेडेड है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर। फीमेल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म्स में होता है ना, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो उसमें अलग अलग पोजीशन में वहां पे प्रेजेंट होता है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल की पोजीशन, जो उल्टी पोजीशन है ना, उसको डिटरमाइन कर रहा है कि उसमें माइक्रोपाइल, जो बेसिकली क्या होता है, माइक्रोपाइल नीचे होना चाहिए, नीचे, यहां से पोलन ग्रेन उसमें एंटर करेगी। जो पोलन ट्यूब है बेसिकली वो माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है। तो जो एक उल्टा स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, और ये कहां प्रेजेंट होगा, इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ये चैलेजल पोल है, ये ऊपर होता है, ये माइक्रोपाइल पोल है दैट इज जो कि नीचे होता है, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूनिकल प्रेजेंट है, देन हाइलम है, माइक्रोपाइलर पोल तुम्हें पता होना चाहिए, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यही चल के आगे चल के सीड में टेस्टा, टेगमेन ये बनाते हैं। न्यूसेलस अंदर है, न्यूसेलस पता है ना, परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ये एम्ब्रियोसैक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट है दैट इज एम्ब्रियोसैक। अब जो होना है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूसेलस के आसपास के सेल्स ही डिवाइड करना चालू करेंगे एम्ब्रियोसैक में, और क्या होगा, एम्ब्रियोसैक में अब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। पढ़ते हैं ना एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुमने रिवीजन किया तो तुम्हें पता होगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, एक बार रिवीजन हो रहा है तुम्हारा इस क्लास में। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइलर एंड है, साथ में फिलीफॉर्म अपैरेटस है, सिनर्जिड्स प्रेजेंट है पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए कि भाई अंदर जाना कहाँ है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो सिनर्जिड्स होंगे, देन एग होगा, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये पता होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर्स हैं, यही आगे चल के एंडोस्पर्म, सीड पूरा बना रहे होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं एंटीपोडाल्स, और ये वाला एंड ऊपर होता है, ये वाला एंड नीचे होता है, ये ब्लो होता है, ये अपर साइड पे होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि चैलेजल एंड किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड किधर होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वो एक ना ओपनिंग है, वहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा नीचे ही होगा। ठीक है, ओवरी के केस में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, एम्ब्रियोसैक का थोड़ा एक हायर वर्जन वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, न्यूक्लियस वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड, सारा पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्वेश्चन जरूर आता है 5 मार्क्स का, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, और साथ में क्या करना है तुमको, पूरा एक्सप्लेन करके, अगर तुम्हें उसका डायग्राम इजी आता है ना तो तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है ये पूरा बनाने की, ये फैमिली ट्री जो भी बना रखा है यहाँ पे, ये ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ये वाला फ्लो चार्ट ही बनाना एग्जाम में, इतना कर लो इसको, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस हुई, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, स्पर्मेटिड्स बने, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हुई, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, स्पर्मेटोजोआ बन गए, सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तुमसे तुम्हारे इसमें बेसिकली प्रोसेस कौन सी हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और मेल गैमेट्स बन रहे हैं इनसाइड द ह्यूमन मेल बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोसेस तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं, जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स का, साथ में डायग्राम भी, फ्लो चार्ट बना देना। नेक्स्ट है oogenesis, oogenesis में बेसिकली 2 टाइप पे चलती है, जब उसकी फीटल लाइफ है, जब बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हुआ, प्यूबर्टी, तब तो जो मेटाफेज में वो अरेस्ट रहता है ना, ये पढ़ा है। बाद में जब उसकी बेसिकली अडल्ट लाइफ होती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ, तब वो सेकेंडरी oocyte बनाना शुरू करता है, और तब वहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ये सब बनता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ओगोनिया, माइटोसिस हुई, डिफरेंशिएशन चली, प्राइमरी oocyte, ये सारे डायग्राम क्लियर करने हैं तुम्हें। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स के चांसेस हैं कि 5 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाए। कि oogenesis में भी क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो भी तुम एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो डायग्राम्स के थ्रू। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कोशिश करना कि तुम बेसिकली क्या करो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ लो। नेक्स्ट पे आते हैं,
दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर बात करें तो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, तुम्हें आना चाहिए। पनेट स्क्वायर इसका याद रखना, ये फूल पत्ती नहीं बनाने की जरूरत, सिर्फ इसके नेम याद रखना। यहाँ पे आर आर है, आर वाई है, ये सब ठीक है, ये सारे तुम्हें लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये लर्न हो जाएगा। बेसिकली तुम क्रॉस करवा देना इन दोनों का, और एक बार खुद से इसका क्रॉस बना लो। अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो साथ में एक क्रॉस बना सकते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो। कहीं पे तुमने जब भी जेनेटिक्स पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया होगा, उस पेज को कहीं पे स्टिक कर लो, कहीं चिपका लो, उसे लर्न कर लो। क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस बहुत चांसेस है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है, याद नहीं रहता इसका रेशियो क्या निकला है। तो ये इसका रेशियो याद रखना, 9:3:3:1, ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो ये रेशियो लर्न करना है। तो ये डायग्राम हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये स्नैपड्रैगन वाला पार्ट है जिसमें हमें पिंक फ्लावर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 2 फ्लावर यहाँ पे पिंक होते हैं। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, एक रेड था एक व्हाइट था, और फिर हमने इसका पनेट स्क्वायर बना लिया। तो F1 वाला, F1 में कौन से थे, सारे पिंक है। F2 में क्या है, F2 में हमें रिसेसिव वाले भी मिलते हैं ना, सारे मिल जाते हैं, इसीलिए तो हम करवाते हैं दोबारा क्रॉस। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि F1 जनरेशन हो गई, साथ में F2 जनरेशन हो गई। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्रॉस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्रॉस बहुत आता है, इसका क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायग्राम का तो मैं नहीं बोल सकती, बट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। असर्शन रीजनिंग के आ सकते हैं, वैसे आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसोम। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसका डायग्राम है। डीएनए रेप्लिकेशन में बेसिकली आता है कि रेप्लिकेट हो रहा है तो बाइंड किस पे कर रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, उसमें पार्ट है न्यूक्लियोसोम वाला। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का पूरा कोर बना हुआ है। यहाँ पे हिस्टोन लगा हुआ है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, H1A H1B, वो डायग्राम बना है हिस्टोन ऑक्टामर, इसीलिए स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना दिया है इन्होंने। ठीक है, साथ में डीएनए, डीएनए ऐसे कॉइल हो रहा है, डीएनए उस पे कॉइलिंग होती है, और फिर वो पूरा रेप्लिक वहां पे क्या करता है, पूरा का पूरा वहां पे वो उसकी पैकेजिंग होती है। तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये कौन सा टॉपिक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, पता होना चाहिए कैसे प्रोसेस चल रही है, फिर आगे डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोसोम बन गया, और वहां पे क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। अगर इसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर दिखता है, कि एक मोतियों की माला जैसा। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर डायग्राम ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट है। तुम्हें अगर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस तुम्हें पूछी जाती है एग्जाम में, तो एक बार एप्लीकेशन का पूरा लिख देना, थ्योरी वगैरह जो भी आता है, साथ में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन से स्ट्रैंड्स हैं। रेप्लिकेटिंग फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है, वाई शेप्ड होता है। ठीक है, तो टेम्पलेट ये रहा। देन साथ में डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस, यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और साथ में कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस जहां हो रही है। तो ये तुम्हें पोलैरिटी याद रखनी है, 3 to 5 है, इधर 5 to 3 है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, पॉलीमरेज कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड्स के बारे में, बेसिकली रेप्लिकेशन के बारे में। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन की क्वेश्चन आ गई तो तुम उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर लैकोपिरोन। ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लैकोपिरोन का वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है इसका, कि हमने इकोलाई को रखा, हमने ये मीडियम दिया, तो अब कौन सी प्रोसेस होगी, अब वहां पे कौन सा जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जो कि ऑन ऑफ होता है, तो कौन सा वहां पे प्रोसेस होनी है। तो उसके लिए तुम्हें दिमाग में डायग्राम रहेगा, तभी तुम कर पाओगे उसको। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पूरा डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रेसर एमआरएनए है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में ये जो ZYA करके है, ये किसको कोड कर रहे हैं, कौन से एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, साथ में परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, इन सब के लिए ये कोड करते हैं। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम्स के लिए ये कर रहे हैं, और बेसिकली ये कौन से लेवल पे हो रहा है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ये जीन रेगुलेशन का पार्ट है। अगर बात करें तो ये जो है, ये जीन रेगुलेशन में आता है, लैकोपिरोन वाला पार्ट। और कौन से एस्पेक्ट पे है, जब ट्रांसक्रिप्शन। अगर इसको ट्रांसक्रिप्शन पे ही पढ़ लो तो इजी है समझने के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ऑन ऑफ यही कर रहा है। ठीक है, कभी उसमें इनहिबिटर आ रहा है, कभी रिप्रेसर आ रहा है, स्टिमुलेटर आ रहा है, प्रमोटर। ठीक है, तो वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए।
Repressor binds to the operator region and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. यानी अब डीएनए का टेम्पलेट वो ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं करेगा, तो आगे कोई भी कॉलोनी नहीं फॉर्म होने वाली ना, फिर एमआरएनए नहीं चेंज हो रहा, प्रोटीन नहीं बनने वाला, कोई फिनोटाइप नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही बता रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर अगर है तो इंड्यूसर किसका तरह काम करेगा, प्रमोटर की तरह। ठीक है, ये बेसिकली काम करवा रहा है, ये प्रोसेस ऑन करवाएगा। अब्सेंस के केस में क्या है कि वो प्रमोटर नहीं है, वहां पे कोई प्रोसेस ऑन करने वाला ही नहीं है। जब ऑन करने वाला नहीं है तो प्रोसेस वहां पे स्टार्ट नहीं होने वाली। ठीक है, तो इकोलाई बेसिकली एंजाइम को ट्रांसक्राइब नहीं करेगी। ठीक है, जो एंजाइम्स है बेसिकली जो तोड़ने का काम कर रही है वो वहां पे नहीं करेगी। ठीक है, ये एंजाइम्स इनके लिए कोड करते हैं। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं, Z/A, ये इसकी जीन का ही पार्ट है जो कि अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो लैकोपिरॉन का स्ट्रक्चर याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, बेसिकली दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अगर बात करो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो डीएनए हमने रेप्लिकेट करवाया उसको हम आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें तो मोर स्पेसिफिकली एमआरएनए ही बन रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आरएनए बनता है, उसमें प्रोसेसेस चलती हैं, कैपिंग, टेलिंग, मॉडिफिकेशंस कुछ चलती है, तब जाके हमें एमआरएनए मिलता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पता होना चाहिए कि पहले कोडिंग स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कोड करता है, उसकी जैसा बनाता है। ठीक है, टर्मिनेटर यहाँ पे वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी, स्टार्ट यहाँ पे हो रही है, प्रमोटर पे प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर बना रहा है, टेम्पलेट जिसको हम बोल रहे हैं कि वो जीन तो हमारे पास प्रेजेंट है ही, डीएनए का हमने रेप्लिकेट करके वो वाला पार्ट लिया और फिर उसके एकदम कॉन्ट्रालेटरल एकदम साइमल्टेनियसली क्या चल रही है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग चल रही है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड है लेकिन एमआरएनए एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे आता है, क्यों? क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो वो पता होना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का डायग्राम क्लियर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। देन क्वेश्चन है दैट इज योर मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इसका डायग्राम आने के कम चांसेस हैं, लेकिन तुम्हें ना समझना है इस डायग्राम को कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मिलर्स ने ये बोला था कि जो ना प्रिकर्सर है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कुछ केमिकल्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक है और उनसे लाइफ ओरिजिन हुई है। तो वो कैसे हुई है उसके लिए इन्होंने डायग्राम लिया, पूरा स्ट्रक्चर लिया, ये पूरा सेटअप किया था इन्होंने, और ये लिए थे मेन है ये केमिकल्स के नेम, ये एग्जाम में आते हैं कि मिथेन, NH3, अमोनिया, वाटर वेपर्स, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस का इन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया था और फिर उन्होंने वैक्यूम पंप से वो रिलीज करवा दिए, तो वहां पे स्पार्कल डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, उसी को ये बोल रहे थे लाइफ, बेसिकली यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहा है कंडेंसर के थ्रू। ठीक है, तो मिलर एक्सपेरिमेंट को एक बार समझ लेना, किस रेशियो में ये गैसेस यूज की थी। ये अगर तुम इवोल्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा, उसमें पूरा एनसीईआरटी में एक बार रीड कर लेना इसको, इसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन में आता है कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या था, बताओ। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर बायोगैस प्लांट का। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है कि बायोगैस प्लांट होता कैसा है। ठीक है, तो डाइजेस्टर रहेगा, यहाँ पे स्लज आता रहेगा यहीं से, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल रहे हैं, गैस होल्डर है, गैस रिलीज हो रही है, डंग और वाटर यहाँ से हम रिलीज करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका इनोकुलम जो भी बेसिकली उसका मटेरियल है, रो मटेरियल यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट पता होना चाहिए। डायग्राम कैसे बनाना है बायोगैस प्लांट का, डायग्राम में भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन में ही, और तुमसे ऐसे पूछ लें ABCD करके कि बताओ भाई गैसेस बताओ, यहाँ पे गैसेस का क्या यूज है, और जो ये वाला पार्ट यहाँ पे बचा है, ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने, इसीलिए तुम कर सकते हो। सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिए कि डायग्राम के बाद से डायग्राम दे दिया है और बेसिकली लेबलिंग पूछ लिया या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि अगर बायोगैस प्लांट है तो इन गैसेस का क्या काम है, ये किस प्रोपोर्शन में वहां प्रेजेंट है, ठीक है, क्या काम कर रही है, जो पार्ट बचा ये वाला, सॉरी हाँ, जो पार्ट बेसिकली बचा है यहाँ पे, ठीक है, इसका हम क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज योर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर
पता होना चाहिए। ये बेसिकली मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ा है। तो हैवी चेन प्रेजेंट होती है, लाइट चेन प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे रहती है, एंटीजन यहाँ से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है। साथ में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, दे आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि कौन से बॉन्ड्स होंगे। एंटीजन यहाँ बाइंड करता है, तभी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है, ठीक है। इंटरेक्शन दोनों में होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन में। क्यों हो रहा है? ताकि इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे अराइज हो सके, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी हो गया, दैट इज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, हैवी चेन कौन सा है, लाइट चेन कौन सा है, इनकी नेचर क्या है, किसकी बनी हुई है, ग्लूकोज की बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, प्रोटीनेशियस है, क्या है। अगर बात करें तो एंटीबॉडी क्या है नेचर में, प्रोटीन है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनी है, पेप्टाइड चेन्स होती है, तो वही पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाओ, दैट इज योर बायोरिएक्टर। ये बेसिकली एप्लीकेशंस वाले पार्ट में है बायोटेक्नोलॉजी का, कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बायोरिएक्टर का पूरा डायग्राम बना हुआ है। तुमसे पार्ट पूछ सकते हैं कि क्या क्या होता है। मोटर है, फोम ब्रेकर है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, कल्चर ब्रोथ, जो अंदर ब्रोथ बनता है, ये एजिटेट करता है, तो होता है ना वॉशिंग मशीन में एजिटेशन एरिएशन होती है, साथ में ब्रोथ बनता है एक, ठीक है। स्टेराइल एयर यहाँ से रिलीज हो जाती है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर कोई अलग से इम्प्योरिटी नहीं आ रही, तो जो एयर मिल रही है वो स्टेराइल है, ठीक है। उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, इन कोई बैक्टीरियल स्पोर तक प्रेजेंट नहीं है, इतनी ज्यादा स्टेराइल हो गई वो। स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर के थ्रू, एसिड बेस फॉर कंट्रोल, एसिड बेस भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पीएच कंट्रोल के लिए चीजें हैं, साथ में एजिटेशन के लिए चीजें हैं, ब्रोथ फॉर्मेशन के लिए चीजें हैं, स्टेराइल एयर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये सारा तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज पीबीआर 322। ये प्लाज्मिड का ही पार्ट है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए, एक बार डायग्राम पढ़ लेना। एम्पलीसिनिन के लिए, टेट्रामाइसिन के लिए, ओराइल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आरओपी, रिकॉग्निशन साइट बेसिकली, यहाँ पे प्लाज्मिड के लिए रिकॉग्निशन साइट है, तो बाम H1, हाइंड 3, ये सब लर्न करना है तुम्हें। जब एप्लीकेशंस पढ़ो तो अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या पार्ट है, सेल 1, ठीक है। तो ये सारे जो प्लाज्मिड बनाए गए हैं, इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत सैम्पल पेपर में इस बार देख सकते हो तुम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीबीआर 322 पे डायग्राम भी आ सकता है, साथ में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज योर, ये पार्ट किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है, आप चेक कर सकते हो साथ में। और ये पीसीआर में भी यही होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो लार्जेस्ट बैंड स्मॉलेस्ट बैंड मूव करते जाते हैं, लार्जेस्ट होंगे तो कैसे मूव करेंगे, आगे तक मूव कर जाएंगे ना, क्योंकि बड़े हैं, है ना। स्मॉलेस्ट बैंड्स पीछे ही रह जाएंगे क्योंकि लेंथ ही कम है ना। तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूरा मूवमेंट चल रही है यहाँ पे। ये वेल्स बने हुए हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कि यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एग्रोस जेल का, और उसकी वजह से यहाँ पे डीएनए मूव करता है, जो पूरा उसका स्ट्रैंड है, यहाँ मूवमेंट चलती है, तो उससे हम फिंगर प्रिंटिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एक डायग्राम है, ये बता चुकी हूँ तुम्हें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। दोनों ही डायग्राम्स जो अब बचे हैं, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साइकिल के, कि एचआईवी वायरस जो है, उसका रेट्रोवायरस जो होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, होस्ट में एंटर किया, उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लिया, उसके आरबीसीज वगैरह सबको तोड़ दिया इसने जाके, जो भी सेल्स उसके प्रेजेंट थे साइटोप्लाज्म में जाके, ठीक है, बाहर था, अब एनिमल सेल में आया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलाता है, रिवर्स मशीनरी चलाता है, कि जहां डीएनए से आरएनए बनना चाहिए, यहाँ आरएनए से डीएनए बना रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, बेसिकली अपनी मशीनरी को, अपने सेल्स को अब बेसिकली एनहेंस करना है, एक्सपेंड करना है खुद की पॉपुलेशन को, तो उसके लिए ये मशीनरी चला रहा है और हाईजैक करके पूरा मूवमेंट कराया जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे वायरसेस बन गए जो कि सारी बॉडी को ये सर्वाइव, बेसिकली पूरी बॉडी को ये क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, पूरी बॉडी बीमार पड़ जाएगी, उसको बेसिकली एचआईवी हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन की ये साइकिल चलती है। तुम्हें ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, आप एक बार वहां से देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि आपसे पूछ सकता है, एचआईवी एड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसमें ये डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दो, मे बी ये डायग्राम ना भी बना पाओ तो एटलीस्ट फ्लो चार्ट बना देना। फ्लो चार्ट का मतलब है कि एटलीस्ट जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो तुम बना सको,
नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो बेसिकली जो मलेरियल पैरासाइट है उसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होने वाला है, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने पढ़ा है वाला टॉपिक कि मलेरिया में बेसिकली क्या होता है, कट कर रहा है, फिर उसके लीवर में जा रहा है, लीवर में स्पोरोजोइड्स बना रहा है, आरबीसी को पूरा रप्चर कर देगा, है ना, तभी तो जॉन्डिस है ना, चांसेस होते हैं वहां पे होने के लिए, पेल पड़ जाती है पूरी बॉडी मलेरिया में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फीमेल मॉस्किटो जो गैमेटोसाइट्स जा रहे हैं उनमें फर्टिलाइजेशन हो रही है और साथ में वो ट्रोफोजोइड्स जो बना रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज है वो उसके सलाइवा में आ जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाती है, तो बेसिकली अब वो किसी और को बाइट करेगा तो वहां पे सलाइवा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली वो इन्फेक्शन वहां पे फैल सकता है उस इंसान को, ठीक है। तो ऐसे कोई भी हेल्थी इंडिविजुअल इजीली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो दूसरे पर्टिकुलर हेल्दी इंडिविजुअल को वहां पे जाके अफेक्ट कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम्स थे, ठीक है, ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल का, चांसेस होते हैं 5 मार्क्स का आ जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता ही है कि मलेरियल पैरासाइट की तुम लाइफ साइकिल बताओ, खुद से प्रिपेयर करके चले जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ डायग्राम्स थे जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रैक्टिस करोगे तो बायोलॉजी के एग्जाम में और मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।